सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 11 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे दुख भरी खबर है। बहुत ही बड़े पर्सनालिटी, बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। उसको लेकर ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से भारत रत्न की भी रिक्वेस्ट करी है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो नोबेल प्राइज़ में पहली बार बहुत ही यंग व्यक्ति को नोबेल मिला लिटरेचर में। साउथ कोरिया की हांग कांग को मिला है लिटरेचर में। इनकी किताब, इनकी पुस्तक द वेजिटेरियन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये साउथ कोरिया से पहली बार लिटरेचर में किसी को मिला है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद साउथ कोरिया से ही पहली बार किसी को मिला है। और दूसरी बात है, ये एशिया से बहुत ही यंगेस्ट कैंडिडेट हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। जनरली बहुत ही सीनियर लोग को मिलता है, मगर ये बहुत ही यंग हैं। नोबेल समिति ने गुरुवार को साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। 53 वर्षीय हांगकांग को, अच्छा 53 आप सोचेंगे सर आप यंग कह रहे हैं, यहाँ तो एज 53 है। देखिए यंग का मतलब ये है कि बहुत ही एजेड लोग को मिलता है नोबेल प्राइज़, जो पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इनको उस कैटेगरी में भी यंग में मिला है। द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब उनको लिटरेचर में नोबेल भी मिला है। उनका उपन्यास ह्यूमन एक्ट्स वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम सूची में शामिल किया गया था। तो ये फिलहाल आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अगला आर्टिकल है, डेविस का फाइनल के बाद टेनिस को अलविदा कहेंगे नडाल। राफेल नडाल बहुत लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अब रिटायरमेंट ले लेंगे। आज का आर्टिकल है, अब आकांक्षाओं के बोझ तले दबते युवा, और यह लेख लिखा है संजीव राय जी द्वारा। इन दिनों विद्यार्थियों के बीच आत्महत्या की खबरें बढ़ रही हैं। पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या करने वालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में विफल होने के अलावा आईआईटी में पढ़ने वाले और नीट पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भी शामिल हैं। तो क्या प्रतियोगी परीक्षा पास करने से खुश होने की जगह तनाव से छात्र परेशान हैं? दिल्ली से लेकर कानपुर और कोटा तक की कोचिंग के बाज़ार फेल हो चुके हैं। अब कोचिंग संस्थान छात्रों को अपनी लोगो वाला बैग और टी शर्ट भी पहना रहे हैं। इनमें ज़्यादा संख्या उन छात्रों की है जो मेडिकल इंजीनियरिंग से अलग कुछ करना चाहते थे, लेकिन माता पिता के दबाव में डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर बनकर और सरकारी नौकरी की भंवर जाल में घूम रहे हैं। स्कूल से लेकर कोचिंग तक सिमटी दिनचर्या में बच्चों के पास अपनी प्रतिभा पहचानने का मौका नहीं है, बस टेस्ट की तैयारी का दबाव है। अगर माँ बाप अपनी अधूरी ख्वाहिशें बच्चों पर लादने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों में एक असमंजस बना रहता है कि वह अपने मन का काम करे या माता पिता का कहा माने। इस तरह उनकी अपनी प्रतिभा दब जाती है और वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। विफलता का हल्का झटका भी उन्हें गंभीर तनाव की स्थिति में ला देता है। अभिभावकों को याद रखना चाहिए कि 19-23 के बीच 8,000 से अधिक छात्रों ने आईआईटी की पढ़ाई बीच से छोड़कर, आईआईएम में भी 800 से अधिक छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, मतलब बीच में ही छोड़ दी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। ये एनसीआर भी कह रहा है कि 2021 में 13,000 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, यानी हर महीने 1,000 बच्चे या 1,000 से अधिक की मृत्यु। जिस देश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कलाकाट प्रतियोगिता है, वहीं आखिर क्यों पिछले 5 वर्ष में 119 मेडिकल छात्र ने आत्महत्या कर ली है। तनाव तो है, विद्यार्थी भी जानते हैं कि क्या तनाव है इस व्यवस्था का।
अब देखिए यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में तनाव आजकल क्या होता था, तनाव ये होता था कि प्रीलिम्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मेंस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ये ऑप्शनल तो ख़त्म हो गया फिलहाल, अभी ऑप्शन में नंबर नहीं आ रहे हैं। अब तनाव किस बात का होता है कि पेपर होगा भी या नहीं होगा, ये और एडिशनल तनाव आ गया है, पेपर होगा भी या नहीं होगा। समस्याएं हैं हमारे समाज में। छात्रों पर किसी दूसरे की तरह बनने का समाजी दबाव कब खत्म होगा। महंगी होती शिक्षा के साथ कोचिंग का तंत्र बच्चों को पैसा लेकर अन्य लोगों से आगे निकालने का मंत्र और सफलता का शॉर्टकट दिखाता है, जिसमें अक्सर विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। महत्वाकांक्षा के आवेग में छात्र इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि वह स्कूल कोचिंग के चक्र में अनिद्रा और मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। शहरी भावा के भूलते जा रहे हैं कि बचपन क्या होता है। प्रतियोगी परीक्षा का ऐसा दबाव है कि बच्चे को बचपन में ही व्यस्त बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा उच्च शिक्षा से लेकर और उच्च पद पर जाए। इस फेर में बैंक से कर्ज लेकर डिग्री लाने और विदेश जाने का चलन भी बढ़ गया है। अगर कोई छात्र बैंक से कर्ज लेकर MBA, MBBS और इंजीनियरिंग करे तो फिर उसकी प्राथमिकता पैसा कमाना होगी या कुछ और। ऐसे छात्र जो कर्ज लेकर विदेश जा रहे हैं, मकान और कार खरीद रहे हैं, क्या वे तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। सही बात है। मतलब इस कंपटीशन, सोशल प्रेशर, सोशल रिस्पेक्ट के चक्कर में समाज बच्चों को इस अंधेरे में ढकेल रहा है और इस दुष्चक्र में गोल गोल घुमा रहा है कि एक और साल, एक और साल, एक और साल, एक और साल और एक और साल, जो कि बच्चों में तनाव का और नए चीज़ों को ना सीख पाने का एक माहौल बना रहा है। बहुत ही बढ़िया लेख संजीव राय जी ने जो बात हम सबका ध्यान केंद्रित करा है, ये वर्तमान भारत का बहुत बड़ा अभिशाप है। अगला आर्टिकल है ताशा का आतंक। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक बार फिर जैसी हरकत की है, उससे ये पता चलता है कि उनका मकसद देश में लोकतंत्र को बाधित करना है और इसमें नाकामी की वजह से उनके भीतर हताशा गहरा रही है। दुर्भाग्य है कि अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों को और बढ़िया इंतजाम करने चाहिए ताकि देश का एक भी व्यक्ति जान ना खोए, विशेषकर हमारी सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े भाई बहन। रतन टाटा जी का निधन हुआ, उनकी याद में एक लेख है अविस्मरणीय रतन। विदेश देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक होने के साथ साथ संवेदनशील और परोपकारी इंसान भी थे। उन्होंने असफलता के दौर से गुजरकर सफलता के नई अध्याय लिखे और अपनी विलुवेशन दूरदृष्टि से टाटा समूह के कारोबार को सहेज और आगे बढ़ाया। उद्योग जगत के एक पुरोधा के समांतर एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी अपनी पहचान बनाने वाले रतन टाटा कारोबार की नब्ज पहचानते थे। उन्हें एक मायने में स्वप्नदृष्टा कारोबारी माना जा सकता है। हम जानते हैं कि साथियों बहुत बड़े रेवोल्यूशन लाए हैं जगत में। पूर्वजों से मिली विरासत को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी। रतन टाटा ने मार्च 1951 से लेकर दिसंबर 12 तक टाटा समूह की अगुवाई की। उन्होंने JR टाटा के अवकाश ग्रहण के बाद समूह के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इस पद पर वह 22 साल तक रहे और अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने पूरी दुनिया में टाटा समूह का कारोबार फैलाया। आज विश्व के 100 देशों में समूह का कारोबार फैला है, तो इसके पीछे इनका ईमानदार नेतृत्व, व्यावसायिक दूरदर्शिता और सूझबूझ है। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान करते रहे हैं, जो समाज से लिया और उसे लौटाने में उनका विश्वास था। चर्चा और चकाचौंध से दूर रहने वाले रतन टाटा को यश और दौलत का भी गुमान नहीं रहा। उनकी सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं और उन्हें वक्त की पाबंदी के लिए भी जाना जाता है। अपनी सहजता, सरलता और जीवन मूल्यों के लिए वह हमेशा याद किए जाएंगे। बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस देश में ऐसे महापुरुष जन्मे हैं और अपनी छाप छोड़ के लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का मोटिवेशन दे देते हैं। अगला आर्टिकल खेल जगत से।
लक्ष्य सेन बाहर हो चुके हैं आर्कटिक ओपन टूर्नामेंट में, बैडमिंटन के बड़े खिलाड़ी। और इसके अलावा IOA की बैठक में PT उषा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, अध्यक्ष ने चौबे द्वारा घोषित एजेंडा को अवैध करार दिया। कल्याण चौबे ने IOA के संयुक्त सचिव और कार्यवाहक CEO का रूप में इस पर हस्ताक्षर किए थे। उषा ने घोषणा की कि चौबे कार्यवाहक CEO के पद पर नहीं है। कुछ विरोध चल रहा है इंडियन आपकी ओलंपिक एसोसिएशन पे, भारतीय ओलंपिक संघ पे। इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।